अस्सलाम वालेकुम। टी20 फॉर्मेट हो, ओडीआई हो या फिर टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट हो, पीसीबी के हमेशा से एक ही स्ट्रैटेजी रही है। पीसीबी अपने प्लेयर्स को यही बताता रहता है कि आपको एक काम करना है। जब भी अगर आप चेस कर रहे हो कोई भी स्कोर किसी भी फॉर्मेट में, तो आपको सबसे पहले तो अपनी विकेट सेव करनी है। आपको ज़्यादा रन्स नहीं बनाने, आपको अपना रन रेट देखते हुए विकेट को सेव करना है। और उसके साथ साथ अगर आप स्कोर पहले बना लेते हो, यानी कि पहले 10 ओवर्स में अगर आप रन रेट से ज़्यादा स्कोर बना लेते हो, तो आपको फिर विकेट सेव करने पर आ जाना है। और उसके बाद आपको ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं मारनी, आपको सिर्फ भाग दौड़ कर स्कोर बनाना और खड़े रहें, बहुत है, विकेट सेव कर लिया आपने। ये स्ट्रैटेजी बताई जाती है प्लेयर्स को, जिसके बाद प्लेयर्स का माइंडसेट ही यही बन जाता है, क्योंकि हर मैच से पहले प्लेयर्स को टीम मैनेजमेंट की जानिब से यही स्ट्रैटेजी बताई जाती है। और जब टीम का कैप्टन जो है वो अब फुल कंट्रोल अपने पास मांगता है, तो पीसीबी नहीं देता, यानी कि टीम मैनेजमेंट नहीं देती, क्योंकि उनको पता है कि हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो अमल में नहीं आएगी अगर टीम का जो पूरा कंट्रोल है वो हम दे देते हैं कैप्टन को। यही कहानी मोहम्मद रिजवान के साथ है। मोहम्मद रिजवान को कैप्टन जब बनाने का फैसला हुआ, तो मोहम्मद रिजवान ने साफ साफ कह दिया कि आपको अगर मुझे फुल कंट्रोल देना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं कैप्टनसी नहीं लूंगा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि मोहम्मद रिजवान के अलावा हमारे पास तो कोई और कैप्टन के लायक है ही नहीं, शादाब खान को बनाने लगे। लेकिन फिर पीसीबी की अंदर से आवाज़ उठने लगी कि शादाब खान को हम कैप्टन नहीं मानेंगे, आपको कैप्टन बनाना होगा तो मोहम्मद रिजवान को बनाना होगा। क्योंकि ये डिस्कशन बहुत अरसा पहले से चलती आ रही थी कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टन एज अ नॉमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने पीएसएल में और चैंपियंस कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी एज ए कैप्टन। जिसके बाद मोहम्मद रिजवान का नाम बार बार सामने आ रहा था, हत्ता कि टीम के कोचेस भी बोल रहे थे कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना देना चाहिए। लेकिन हमारा पीसीबी मानने को तैयार नहीं था। जब मानने को आया तो मोहम्मद रिजवान ने कह दिया कि फुल कंट्रोल दो, क्योंकि उन्हें पता था कि पीएसएल में और चैंपियंस कप में तो उनको पूरा कंट्रोल हासिल था, जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवान अच्छा परफॉर्म कर पाए थे। लेकिन अब मोहम्मद रिजवान को इन्होंने फुल कंट्रोल नहीं दिया और कहा कि हम आपको फुल कंट्रोल नहीं देंगे और आपको कैप्टनसी लेना पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास और कोई बंदा ही नहीं है। तो मोहम्मद रिजवान को मजबूरन कैप्टनसी लेना पड़ी। जिसके बाद ओडीआई में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला ओडीआई मैच हारे, लेकिन बुरी तरह नहीं हार पाए। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं दूसरे दो मैचेस की, तो वो हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से जीत पाए। लेकिन टी20 की बात करते हैं तो पहला मैच हारे, 7 ओवर्स में आपके 8 आउट हो गए, जो कि शर्मनाक बात है हमारे लिए, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो कि क्रिकेट बहुत शौक से देखते हैं, कि आपने 7 ओवर्स में एक तो 94 स्कोर खा लिया, ठीक है, उसको एक दफ़ा साइड पे रखते हैं। लेकिन जहां आपके 8 आउट हो गए सिर्फ 7 ओवर्स में, वो एक शर्मनाक बात है कि आपने अपनी 8 विकेट्स गंवा दी। अब एक बंदा खुद अकेला खड़ा होकर भी खेल सकता था, लेकिन आया गया, आया गया, आया गया। हमारे प्लेयर्स इसी काम में लगे हुए थे, आन जान कर रहे थे, भाई पवेलियन आए और चले गए, भाई बहुत आ गए, एक बॉल खेलनी बड़ी है, 2 बॉलें खेलनी बड़ी है। बाबर आजम की बात कर लेते हैं, तो बाबर आजम कौन सा चल पाए थे। बाबर आजम की फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल में एक रिकॉर्ड ब्रेकर बनने वाले थे, लेकिन बाबर आजम नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। मैंने आपको अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि बाबर आजम को अपनी परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगी, जिसके बाद ही वो एक रिकॉर्ड ब्रेकर बन पाएंगे। वो भी कितने से परफॉर्मेंस, इतने से। बाबर आजम को सिर्फ 44 स्कोर करना था, ये चले एक इनिंग में नहीं, सेकंड में कर पाते। बाबर आजम सेकंड टी20 में कर पाते। लेकिन सेकंड टी20 यानी कि आज के टी20 की बात करते हैं, तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट तो खैर अच्छा रहा, 100 स्ट्राइक रेट रहा था। लेकिन यहाँ पर उनके स्कोर की बात करते हैं, तो बाबर आजम 3 बॉल्स पर 3 स्कोर बनाकर वापस पवेलियन को चलते बने। अच्छा, बाबर आजम ने जो शॉट खेली, जिस शॉट पर आउट हुए, बड़ी प्यारी शॉट खेली, लेकिन वो शॉट जो है ऊपर जा रही है और बड़े मज़े से जो है कैमरा मैन दिखा रहा है कि देखो शॉट जा रही है सीधा बाउंड्री के बाहर। वो मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ कि ये बंदा दिखा रहा है कि शॉट जा रही है बाहर और वो जा रही है सीधा उसके हाथ में, फील्डर के। तो दिखाया जा रहा है कि बाबर आजम ब्रांड है और बाबर आजम ने छक्का मारा और ये छक्का ही गया। लेकिन वो छक्का नहीं गया, वो सीधा उस फील्डर के हाथ में गया और बाबर आजम आउट हुए, वापस पवेलियन को चलते बने। जिनको आप किंग कहते हो, उनका ये हाल है टी20 फॉर्मेट में। चलिए, न्यूजीलैंड की सीरीज को छोड़कर मैं आपके सामने अगर स्टैट्स खोल दूं, तो आपको पता लग जाएगा किंग कौन है, बाबर आजम किंग है या नहीं है। अब मैं आपको रमीज राजा की एक बात बताता हूँ। रमीज राजा जब चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि बाबर आजम किंग है, बाबर आजम एक ब्रांड है। अच्छा, अब उन्होंने ये बात क्यों की? क्योंकि उनको पता था कि अगर बाबर आजम को टी20 फॉर्मेट में हम नहीं खिलाएंगे तो हमें स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलेगी। क्योंकि पीसीबी में एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है स्पॉन्सरशिप्स वो बाबर आजम की वजह से मिलती हैं। क्योंकि बाबर आजम अगर मैच ही नहीं खेलेगा तो स्पॉन्सरशिप्स कहाँ से आएंगी? क्योंकि लोग ज़्यादातर बाबर आजम को बैटिंग करता देखना चाहते हैं, बाबर आजम को फील्डिंग करता देखना चाहते हैं। अगर बाबर आजम उस मैच में नहीं होंगे तो उनको स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलेगी, जिसके बाद पीसीबी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से रमीज राजा ने कहा कि बाबर आजम एक ब्रांड है और ब्रांड के बगैर हम टीम को कैसे मैदान में उतार सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने
बाबर आजम को जो है ब्रांड कहना शुरू कर दिया और बाबर आजम को हर टीम में धकेलना शुरू कर दिया, हर स्क्वाड में, जिसके बाद हम बाबर आजम की T20 फॉर्मेट में परफॉर्मेंस देखते आ रहे हैं, जीरो रही है। न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान आया, लास्ट अगर 100 की बात करें, बाबर आजम ने तब 100 बनाया था, उसके बाद बाबर आजम ने 100 नहीं बनाया, आप स्टैट्स खोल के देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं न्यूजीलैंड की सीरीज जो कि हमने जाकर न्यूजीलैंड में खेली रिसेंटली, उसकी बात कर लें तो बाबर आजम ने वहाँ पर आई थिंक इसको 50 स्कोर भी नहीं किया था, 45 तक गए थे बाबर आजम, ये चले 50 भी कर लिया तो 100 नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पर माइंडसेट पीसीबी की जानिब से यही बना दिया जाता है हमारा। मोहम्मद रिजवान की बात कर लेते हैं। मोहम्मद रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कैप्टनसी से पहले, लेकिन जैसे ही कैप्टनसी आई, T20 की बात करते हैं, ओडीआई की बात कर लेते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस डाउन हो गई, परफॉर्मेंस जो थी डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी मिल गई। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हर बार ऐसा हुआ है हर प्लेयर के साथ कि उसको अगर कैप्टनसी दी जाती है, चाहे वो बॉलर है या बैट्समैन है, अगर बैट्समैन है तो उसकी बैटिंग लो हो जाती है, अगर वो बॉलर है तो उसकी बॉलिंग लो हो जाती है। ये बहुत बड़ी एग्जांपल्स है हमारे सामने, मैं पहले भी आपको एग्जांपल्स देता रहा हूँ, लेकिन मजीद याद करवाने के लिए आपको एक मरतबा फिर एग्जांपल्स देता हूँ। शाहिन शाह अफरीदी की बात करते हैं। शाहिन शाह अफरीदी को न्यूजीलैंड सीरीज में T20 की कैप्टनसी मिली। शाहिन शाह अफरीदी की बॉलिंग कितनी लो हुई, शाहिन शाह अफरीदी को स्कोर पर स्कोर पड़ रहा था, स्कोर का पहाड़ खड़ा कर दिया गया शाहिन शाह अफरीदी की वजह से। उनको हर ओवर में पड़ी, उनको हर ओवर में 6 लगा। उसके बाद उससे पहले बात करते हैं बाबर आजम की, तो बाबर आजम की बैटिंग कितनी लो हुई। बाबर आजम की बैटिंग की T20 फॉर्मेट की बात मैंने आपको बता दी, किस तरह स्टैट्स उनके मैंने आपको बताया क्या सूरत हाल रही है, और अब तक वही सूरत हाल चलती आ रही है। उसके बाद ओडीआई की बात करते हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस जीरो थी, लेकिन बाबर आजम ने कम बैक किया, फिर उसके बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस जीरो हो गई, लेकिन कैप्टनसी देने के बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस कुछ हद तक बेहतर होने लगी है, क्योंकि कैप्टनसी नहीं है। अब ये दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान की कैप्टनसी का जो ताज है वो कांटेदार है, जिसने भी वो पहना है उसको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अब ये तकलीफ हमारे ख्याल में एक तो पीसीबी की जानिब से जो दी जाती है, टीम मैनेजमेंट की जानिब से कि आपको ये करना है वो नहीं करना, स्ट्रैटेजी अपनी बनाकर दी जाती है, कैप्टन जो है उसको मानने पर मजबूर हो जाता है, और उसके बाद फिर कैप्टन की जो परफॉर्मेंस लो होती है और फिर जो बातें सुनने को मिलती हैं वो आपको कांटेदार ताज पहनाया जाता है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे बैट्समैन की। नसीम शाह आए, उन्होंने अनजान की, क्योंकि पहले वे बात करते हैं उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, इंडिया के खिलाफ भी T20 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन T20 इस दफ़ा जो है जीरो रहे। नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी की बात करें तो उन्होंने भी अनजाने की जंपा की बॉल पर वो भी आउट हुए। जिसने टीम को संभाला, अगर वो खड़ा रहता हम जीत सकते थे, ये बात तो पक्की है। उस्मान खान, उसने आकर टीम को संभाला, उसने आते ही 50 की और बहुत ज़बरदस्त उसने खेला, बाउंड्रीज मारी, बस एक गलती की वजह से उस्मान खान आउट हो गया और अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम हार गई। अगर उस्मान खान खड़ा रहता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हम ये मैच जीत पाते। ये मैच हमारे हाथों से नहीं गया था, अभी भी हमारे मैच हाथों से नहीं गया था। अगर वो फर्स्ट ओवर अच्छे से खेल जाते, हारिस रऊफ अच्छे से खेल जाता, या फिर बात करते हैं इरफान खान की, वो अच्छे से खेल जाता, तो हमारे हाथों में मैच था, क्योंकि हम 13 रन से हारे हैं सिर्फ, जस्ट 13 रन। हमसे 148 नहीं बन पाया भाई साहब, 148, 148 क्या चीज़ है। हम कभी तो वो टीम हुआ करते थे कि हम 170 प्लस स्कोर किया करते थे, लेकिन हमसे अब 120 नहीं बन पा रहा यार। 148 छोड़ो, 120, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में, यूएसए में 120, 119 स्कोर पर हमने ऑल आउट कर दिया था इंडियन टीम को। 120 बनाना था बड़े पुरजोश, लेकिन एंड पे क्या हुआ, 115 पर 114 पर हमसे हमारी टीम ऑल आउट हो गई। किस वजह से? हमारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, और उसके साथ साथ जो पीसीबी हमारे प्लेयर्स को स्ट्रेटजी बताती है उसकी वजह से। ये दो चीज़ों की वजह से हम वो 120 स्कोर कर पाए, और फिर उसके बाद ये 148 तो फिर क्या चीज़ है हमारे लिए। 148 तो हमसे हो भी नहीं पाना था, तो वही हुआ, 148 हमसे ना हो पाया। 26 बॉलों पर 16 रन बनाकर हमारे कैप्टन वापस पवेलियन जा रहे हैं। 26 बॉल्स 26 बॉल्स, यानी कि 10 बॉलें तो आपने ज़ाया कर दी, मीन्स के 2 ओवर्स आपने ज़ाया कर दिए, तकरीबन 2 ओवर्स आपने ज़ाया किए हैं। तो ये तो बात नहीं है, ये तो इसका मतलब है कि आप T20 को या तो टेस्ट समझ कर खेल रहे हो या फिर ओडीआई समझ कर खेल रहे हो, कि भाई अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, हमने खेलना है, बहुत टाइम पड़ा है, अभी सुकून से खेलेंगे, एंड पर जाकर बाउंड्रीज मारकर मैच को परा करेंगे, मैच हमारे हाथों में होगा। लेकिन हमने देख लिया कि मैच किसके हाथों में गया और हमारा क्या नतीजा हुआ। हम ये सीरीज़ हमारे हाथों से निकल गई। हमने ओडीआई सीरीज़ जीती, हम ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ओडीआई सीरीज़ हमने जीत ली है, अब हम ये मैच भी जीत पाएंगे, लेकिन ये सीरीज़ हमारे हाथों से निकल गई। किस किस की कौन कौन सी गलती थी हम सब ने देखा। अगर आपने लाइव बैठ कर देखा हो, आप समझ चुके होंगे कि मैं किस किस की बात कर रहा हूँ, कौन कौन सी गलतियों की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आजकल T20 के माइंडसेट की बात करते हैं तो तमाम टीम्स का माइंडसेट चेंज हो चुका, स्पेशली इंडिया। इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल भाई साहब। इंडिया क्या, आपने अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच देखा हो जो कि कल हुआ, भाई इंडिया ने 282 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। यार सोच सकते हो T20 में 282 स्कोर,
टू मच यार। 282 T20 में हमारी पाकिस्तान टीम वहाँ होती तो हमारी पाकिस्तान टीम हो सकता था, पॉसिबल था। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल बमुश्किल पॉसिबल था कि पाकिस्तान टीम 280 स्कोर पार कर पाती ओडीआई में। T20 की बात नहीं कर रहा हूँ, ओडीआई की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इंडियन टीम ने T20 में 282 बना दिया। अब 10 ओवर्स की बात करते हैं, 150 प्लस स्कोर था इनका फर्स्ट 10 ओवर्स में। और इनका जो बैट्समैन है सैमसन, उसने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है भाई साहब। मुसलसल दूसरे मैच में T20 फॉर्मेट में उसने सेंचुरी कर डाली, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एजाज है। और उसके साथ वाला खड़ा जो दूसरा, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, उसने भी साथ खड़े होकर सेंचुरी कर डाली। भाई साहब इंडिया का माइंडसेट चेंज हो गया, दूसरी टीम्स का माइंडसेट चेंज हो गया कि अब हमने 200 से नीचे स्कोर नहीं बनाना। अगर हम T20 में 200 से नीचे स्कोर बनाते हैं, इसका मतलब है हमारी हार पक्की है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान टीम का माइंडसेट अभी भी ओल्ड माइंडसेट है कि बॉलिंग कर ली हमने, भाई इनको रोक लिया ना, 150 पर रोक लिया। अब हमें सुकून से खेलना, सुकून से फर्स्ट 15 ओवर्स तो हमारे कहीं नहीं गए, हम सुकून से खेलेंगे, विकेट सेव करेंगे, लास्ट 5 ओवर्स में मैच खेलकर पीछे मारेंगे, मैच हमारे हाथों में, हम देख रहे हैं मैच किसके हाथ में। इस माइंडसेट की वजह से हमारी पाकिस्तान टीम की जो आज हालत है वो आपके सामने। ये माइंडसेट अगर हमारे टीम के प्लेयर से नहीं निकाला जाता, हमारी आवाम के जहन से नहीं निकाला जाता, तो ये छोड़ दो कि कभी भी कोई भी ट्रॉफी हमारे मुल्क में आ पाएगी। अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी। तो पाकिस्तान खेलता है तो क्या पाकिस्तान फाइनल में पहुंच पाएगा? ओडीआई सीरीज हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत गए हैं, बहुत बड़ी बात है, 22 साल के बाद जीते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक सवाल या निशान बनता है कि आपका अगर माइंडसेट यही रहा तो क्या हम जीत पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। तो ये ज़रा सोचिएगा इस पर। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।